ये एक ऐसी मिस्ट्री थी जहाँ किलर ने सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को ही ओपन चैलेंज दे दिया। बॉडीज तो मिल गई लेकिन उस रात की वजह कभी किसी को समझ नहीं है। और सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि कातिल ने सबूत छोड़े थे, जैसे कह रहा हो पकड़ो अगर पकड़ सकते हो। मैं हूँ मुजम्मिल और आप देख रहे हैं अनसुनी विद मूज। आज हम डिस्कस करेंगे जापान के सबसे अनसॉल्व केसेस में से एक, सेतागाया फैमिली मैसेकर। 31 दिसंबर 2000 टोक्यो के सेतागाया एरिया में एक ठंडी और शांत सुबह थी। हारुको ने अपनी बेटी यासुको मियाजावा को न्यू ईयर की तैयारी के लिए कॉल किया, लेकिन लाइन डेड थी। न रिंग न डायल टोन, जैसे किसी ने फोन ही डिस्कनेक्ट कर दिया हो। हारुको का घर बेटी के घर के बिल्कुल पास था। वो डोरबेल बजाती है पर किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। हारुको बहुत परेशान हो जाती है। आखिर में उनके पास जो स्पेयर कीज थी उससे वो दरवाजा खोलती है, पर उनके सामने जो मंजर था वो बहुत खौफनाक था। मिकियो मियाजावा, उनके दामाद, खून से लथपथ सीढ़ियों के पास पड़े थे। हारुको चीखती हुई ऊपर दौड़ती है। बेडरूम के पास में उनकी बेटी यासुको और उनकी नतनी नीना की लाश थी। इन दोनों को भी बहुत बुरे तरह से कई बार नाइफ से वार करके मारा गया था। और री, जो सिर्फ 6 साल का था, बेड में चुपचाप पड़ा था। उसे गला घोट कर मारा गया था। हारुको ने उस दिन सिर्फ अपनी बेटी नहीं, एक पूरा परिवार खो दिया था। पुलिस जब क्राइम सीन पे पहुंचती है तो उनके सामने एक ऐसा घर था जहां सिर्फ लाशें नहीं बल्कि उनसे जुड़े सारे सबूत साफ नजर आ रहे थे। किलर के ब्लड सैंपल्स, उसके फिंगरप्रिंट, मर्डर में यूज आए हुए वेपन्स, यूज्ड बैंडेजेस, सैनिटरी पैड्स, सब पर किलर के ब्लड लगे थे। और सबसे अजीब बात, किलर के कपड़े, एक एयरटेक जैकेट, ग्लव्स, पर्पल व्हाइट शर्ट, सब नए दिख रहे थे। ये सब कपड़े नीटली फोल्ड करके सोफे पे रखे हुए थे। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक रात 11:30 के बाद ये मर्डर हुआ था। री को सबसे पहले मारा गया। मिकियो को जब आवाज सुनाई दी तो वो नीचे आए और वहां किलर ने उन्हें 10 बार नाइफ से वार किया, यहाँ तक ब्लेड उनके स्कल में टूट गया था। यासुको और नीना ऊपर भाग के छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन किलर वहां भी पहुंच जाता है और फिर उन दोनों को भी बहुत बेरहमी से मार देता है। और शॉकिंग बात तो ये थी कि पूरा फैमिली का मर्डर करने के बाद किलर कहीं भागता नहीं बल्कि रात वहीं गुजारता है, 4 लाशों के बीच। मर्डर के बाद वो आइसक्रीम खाता है, चाय पीता है, टॉयलेट यूज करता है, फ्लश भी नहीं करता, अपने कपड़े बदलता है और मूवी थिएटर टिकट्स बुक करने की कोशिश करता है। ये सब बहुत अजीब था कि एक ही घर में लाशें भी थी और उन्हें मारने वाला कातिल भी। ये सब एक कैलकुलेटेड माइंड का काम था या फिर ये कोई साइको था। जब इतने सबूत मिले, पुलिस को लगा कि ये केस जल्दी सॉल्व हो जाएगा, पर वक्त के साथ ये केस और कंफ्यूजिंग बन गया। 3 लाख से ज्यादा ऑफिसर्स ने इस पे काम किया, 13 लाख डीएनए टेस्ट हुए, सब कुछ बहुत उलझ चुका था। उसी सोसाइटी की औरत ने पुलिस को बताया कि उसने रात को एक खून से रंगे हाथ वाले आदमी को वहां से भागते हुए भी देखा था। फिर एक टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि उसने 3 आदमी को लिफ्ट दिया, जिसमें से एक इंजर्ड थे, पर घर में मिले सारे सबूत सिर्फ एक ही आदमी की तरफ इशारा करते थे। सीजीयू स्टेशन में भी एक स्केटर टाइप आदमी दिखा जिसने वही शर्ट पहने थे जो उस दिन किलर पहन के आया था। और सबसे बड़ी बात, किलर के वो शर्ट पूरे जापान में सिर्फ 130 लोगों को बेचे गए थे, पर पुलिस सिर्फ 5 को ही ट्रैक कर पाई। अब किलर कौन हो सकता है? स्केटर क्लब के लोग, बाइकर गैंग के मेंबर, क्योंकि हारुको ने यह भी बताया था कि कुछ दिन पहले स्केटर क्लब के कुछ लोगों से और बाइकर गैंग से भी मिकियो की लड़ाई हुई थी। ये सब डिस्टर्बिंग पॉसिबिलिटीज, क्या किलर पहले से घर के अंदर था और जब सब सो गए तो अब निकल के अपना काम कर गया? आज भी वो घर खाली पड़ा है और जापान के लोग हर साल 31 दिसंबर के दिन उस घर के बाहर जाते हैं और सोचते हैं कि कैसे सारे सबूत होने के बावजूद भी 25 साल बाद भी ये केस सॉल्व नहीं हो पाया। आपको क्या लगता है कि कातिल कौन हो सकता है और कहां गायब हो गया? अपना राय कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और सबसे इम्पोर्टेंट, अनसुनी विद मूस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।